हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अगली वीडियो में। आज हम बात करेंगे जस्टिस के ऊपर। और इसका जस्टिस में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जस्टिस का हम लोगों ने देखा था, व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस का गुण देखा था। हम लोगों ने जस्टिस को दो भागों में बांटा था, एक एंशियंट प्राचीन और दूसरा मॉडर्न आधुनिक में। तो हम लोगों ने एंशियंट को कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था सिफोलिस देखा था, थ्रेसिमेकस देखा था, ग्लैकेन देखा था, प्लेटो देखा था और एरिस्टोटल देखा था, अरस्तु। आज हम बात करेंगे मॉडर्न जस्टिस के थिंकर के बारे में। इसमें से मॉडर्न के जस्टिस के थिंकर में हम लोग आज सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो जॉन रॉल्स को देखने वाले हैं। तो अभी तक जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आ जाइए दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जस्टिस के मॉडर्न थिंकर के बारे में, मॉडर्न सिद्धांत के बारे में। इसमें जो सबसे पहले हैं जॉन रॉल्स, ये 1921 से 2002 तक, मतलब इनका जो पीरियड रहा, काल था इनका, वो 1921 से 2002 के बीच में देख सकते हैं हम लोग पहले आज जॉन रॉल्स को देख लेते हैं। जॉन रॉल्स जो थे वो यूएसए के थे, ये यूएसए के विचारक हैं। ये यूएसए के जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये प्रोफेसर थे। ये यूनिवर्सिटी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इसका नाम आप सभी ने लगभग सुना ही होगा। वहाँ पे ये प्रोफेसर थे और ये जो थे वो फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। मान लीजिए आपको जनरली अगर क्वेश्चन आ जाए कि जॉन रॉल्स किसके प्रोफेसर थे, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो आप जनरली टिक मारेंगे वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, लेकिन ये फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। फिलॉसफी जिसको मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट माना जाता है। ये जो जॉन रॉल्स हैं वो कांट के आइडियलिज्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। कांट जो है वो भी एक फिलॉसफी के, यहाँ पे कांट जो है वो आदर्शवादी विचारक हैं, और जो ये जॉन रॉल्स ये कांट के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। आइडियलिज्म को बेसिकली मान लीजिए कि वो मानव जो है, मनुष्य को वो अच्छा मानता है, नैतिकपूर्ण मनुष्य मानता है। और कांट के आइडियलिज्म थ्योरी से जो जॉन रॉल्स इससे बहुत अधिक प्रभावित थे। और आइडियलिज्म का जो आधार होता है, आइडियलिज्म का जो डिग्निटी होता है, वो होता है व्यक्ति की गरिमा। इसी के आधार पे माय डियर फ्रेंड्स आपको जॉन रॉल्स की जस्टिस की थ्योरी समझ में आने वाली है। यहाँ पे रॉल्स जो हैं वो एक बुक लिखते हैं 1971 में, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये बुक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ये यहाँ से सीधा क्वेश्चन दे सकता है। इस बुक में इन्होंने अपने जस्टिस की सारी थ्योरी दी। रॉल्स जो हैं वो अमेरिका की सोसाइटी में पले बड़े थे, और इनके दिमाग में दो तीन बातें थी कि वहाँ पे उस टाइम काले गोरे का भेद था, उनके बीच में न्याय कैसे आएगा। जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में फाइट थी, उनके बीच में न्याय कैसे आएगा। और ये जो थे वो कांट के आइडियलिज्म थ्योरी से प्रभावित थे, और इनके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो जिस जिस आइडियलिज्म के वो प्रभावित थे, उससे इनका जो जस्टिस का थ्योरी है वो प्रभावित है। वो कैसे, वो देखते हैं। इन्होंने अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में, बुक में कहा कि अगर आपको एक अच्छे समाज के लिए, फॉर अ गुड सोसाइटी के लिए, अगर उसका अच्छे सोसाइटी का निर्माण करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा, उसके लिए ज़रूरी होगा जस्टिस, न्याय। ये जस्टिस क्या हो गया, ये जस्टिस हो गया प्राथमिक गुण किसका, एक अच्छे समाज के लिए जो जस्टिस है वो सबसे प्राइमरी एंड प्राथमिक गुण जो है वो जस्टिस है, न्याय। इनका जो जस्टिस का है वो फंडा बिल्कुल क्लियर है। ये इनको क्या बनाना है, एक गुड सोसाइटी। और मतलब गुड सोसाइटी के लिए क्या चाहिए, गुड सोसाइटी के लिए प्राथमिक जो है वो है जस्टिस। इन्होंने कहा कि समाज में जस्टिस है, लेकिन समाज के जस्टिस में जो है वो प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है, इनसे जब पूछा गया कि वो समाज के जस्टिस में, न्याय में क्या समस्या है, तो इन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय का वितरण की समस्या है समाज में।
इनसे जब पूछा गया कि आप न्याय का वितरण कैसे करेंगे, तो इन्होंने कहा कि सोसाइटी में, समाज में प्राइमरी गुड्स नाम की एक चीज़ होती है, मतलब प्राथमिक वस्तु होती है। इन्होंने न्याय को किसमें समाहित कर दिया मेरे दोस्तों? इन्होंने न्याय को प्राइमरी गुड्स प्राथमिक वस्तुएं में समाहित कर दिया। जो कुछ प्राइमरी ज़रूरतें होती है, नीड्स होती है, उनमें इन्होंने न्याय को समाहित कर दिया। इन्होंने प्राइमरी गुड्स जो है उसको दो भागों में बांट दिया। पहला नेचुरल प्राइमरी गुड्स और दूसरा स्पेशल प्राइमरी गुड्स। इन्होंने बताया कि नेचुरल प्राइमरी गुड्स में जो है, इसमें एग्जांपल में आप ले सकते हैं, इसमें जो आएंगे वो हेल्थ, विजडम, बुद्धि, हाइट, वेट, कलर, और जो स्पेशल प्राइमरी गुड है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं सोशल प्राइमरी गुड्स। इसमें जो आते हैं वो राइट, लिबर्टी, पावर, शक्तियाँ, अपॉर्चुनिटी, इनकम, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो है वो नेचुरल प्राइमरी गुड्स है, जो वो इंसान के हाथ में नहीं है, मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा मिलता है। और लेकिन जो ये स्पेशल प्राइमरी गुड्स है, सोशल प्राइमरी गुड्स है जिसको कहते हैं, वो इंसान के हाथ में है। यहाँ पे मेरे दोस्तों जो लड़ाई है वो नेचुरल प्राइमरी गुड्स की नहीं है। यहाँ पे जो लड़ाई होती है वो सोशल प्राइमरी गुड्स में होती है। यहाँ पे ये कहते हैं कि हम अगर सोशल प्राइमरी गुड्स में अगर चेंजेस ला के कुछ प्रोसेस से इसमें अगर हम सुधार करके, अगर हम सोशल प्राइमरी गुड्स प्राथमिक वस्तुओं का जो विभाजन है वो अगर हम इक्वली कर देंगे तो न्याय की जो है स्थापना हो जाएगी। इनका कहना है कि हम अगर समाज में जस्टिस को स्थापित करने का एक प्रोसेस होता है, तो ये कहते हैं कि सोसाइटी में हमें क्या स्थापित करना है? जस्टिस। और यहाँ पे जो जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट होगा, स्थापित होगा, वो प्रोसेस के माध्यम से होगा। यहाँ पे जो वो जस्टिस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय को स्थापित करने की बात करते हैं, प्रोसीड्यूरल जस्टिस की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। और हम जब शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय को एस्टेब्लिश कर लेंगे तो इसके माध्यम से जो है वो तात्विक न्याय की स्थापना होगी, सब्सटेंटिव जस्टिस की एस्टेब्लिशमेंट होगी। ये जो तात्विक न्याय है दोस्तों, ये है बड़ी चीज़। हम जो लाना चाहते हैं वो है तात्विक न्याय। यहाँ पे अगर बात करें कि प्रक्रियात्मक न्याय क्या है, तो यह है कि लोगों को एक प्रोसेस के थ्रू एक समान अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान करने की बात करता है। मतलब उनकी योग्यता के अनुसार उनको न्याय दिया जाएगा, उनके वेल्थ को इंक्रीज करना, उनके इकोनॉमी को इंक्रीज करना, सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है उसको कम करना। और ये जो न्याय है, और अगर ये जो न्याय है वो प्रोसेस के थ्रू होने लगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तात्विक न्याय। ये जो तात्विक न्याय है वो क्या है? वो जस्टिस देने का काम करता नहीं, ये जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने का काम करता है। ये तात्विक न्याय के थ्रू समाज में, सोसाइटी में जो विषमताएं हैं उसमें कटौती करने की बात करता है। मतलब वहाँ पे जो कुछ भेदभाव हैं उनके कटौती की बात करता है। ये किस तरह की कटौती होनी चाहिए, इसमें बात करता है दो तरह की। पहला सोशल और इकोनॉमिक, मतलब लोगों को सोशल और इकोनॉमिक रूप से एक समान बनाने की बात करता है, जिससे कि लोगों के बीच में जो विषमताएं हैं वो ख़त्म हो और लोग सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल हो, एक समान हो, और लोग एक दूसरे के जो भेदभाव है लोगों के बीच में वो ख़त्म हो। अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि तात्विक न्याय का आधार क्या है, सब्सटेंटिव जस्टिस का आधार क्या है, तो आप सीधा कहेंगे सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। यहाँ पे बात आई कि इसका जो जस्टिस का थ्योरी है इसका बेस क्या है, आधार क्या है। इसका जो आधार है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौता। यहाँ पे जो ये सामाजिक समझौते की बात करते हैं वो कैसा हुआ? मान लीजिए कि एक ये समाज है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, काले गोरे, कुछ अमीर गरीब, इनके बीच में विषमताएं हैं। तो इनको जो ये सामाजिक समझौते के थ्रू ख़त्म करने की बात करता है, तो इसमें कैसा कहता है कि हम इसको ख़त्म करेंगे किस आधार पे? लॉजिकल यानी रैशनल, तार्किक आधार पे,
और दूसरा कहता है मोरल, नैतिकता के आधार पे। ऐसा नहीं है कि हम बातों बातों में भावनाओं में बह के ख़त्म करेंगे। ये जो ख़त्म होगा वो लॉजिकल तार्किक आधार पे होगा, और जो तार्किक आधार होगा वो नैतिकतापूर्ण होगा। यहाँ पे जो ये बात कहता है कि जो सामाजिक समझौता होगा वो तार्किक और नैतिक आधार पे होगा, तो यहाँ से एक बात पता चलता है कि ये तार्किक बात कर रहा है, मतलब मनुष्य को ये बुद्धिजीवी मानता है, ज्ञानी मानता है, और नैतिकता की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि ये मनुष्य को जो है वो अच्छा मानता है, या जो है मनुष्य को तार्किक और नैतिक मानते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मनुष्य के बीच में होड़ हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगा कि मैं मेरे राइट्स क्यों छोड़ूं, मैं अपना अधिकार उसको क्यों दूं, मैं अपने अधिकारों में कटौती क्यों करूं। इन्होंने तब कहा कि समाज में वेल ऑफ इग्नोरेंस है, मतलब कि अज्ञान का पर्दा, कि कौन कहाँ है उसको नहीं पता, और इसको खुद को भी नहीं पता है कि ये कहाँ है। एक पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सोसाइटी का जो बेस कहा वो कहा अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो आप बोलेंगे कि अज्ञान का पर्दा का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, अदर और सेल्फ दोनों की ही कंडीशन के बारे में खुद को पता नहीं है। मतलब कि जो मिस्टर एक्स हैं उनके बारे में हम ये नहीं जानते हैं कि वो उनको ज़रूरत क्या है, वो किस माहौल में जी रहे हैं, उनकी कमियां क्या है, ना वो अपने बारे में जानता है। तो जब मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे क्या पाना है क्या खोना है, तो ये डर किस बात का? तो ये कहता है कि समाज में क्या है, वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा, कि लोगों को ये नहीं पता कि वो कहाँ चल रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनका कंडीशन क्या है, ना खुद के बारे में पता ना दूसरे के बारे में पता। तो झगड़ा ही खत्म हो गया। तो ये बात आई कि ये समझौता क्यों होगा? तो जहाँ पे व्यक्ति लॉजिकल रेशनल होता है, तार्किक होता है, वहाँ पे बहस होती है, वहाँ पे समझौते नहीं हो सकते हैं। तो रॉल्स ने यहाँ पहले ही कह दिया है कि समाज में जो है वो अज्ञान का पर्दा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सीधा पूछ सकता है कि सोसाइटी में अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत किसका है? तो इसमें जॉन रॉल्स आएंगे। तो ये अज्ञान का सिद्धांत हम लोग का फंडा क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो व्यक्ति उसको ना खुद के बारे में पता ना किसी दूसरे के बारे में पता। तो साथियों, यहाँ पे आगे हम बात करेंगे कि यह हमने जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या किया? एग्रीमेंट किया, समझौता कर लिया। यहाँ पे जो कहते हैं कि जो ये जस्टिस का एग्रीमेंट है वो उसके लिए जो बेस्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी? वो होगी लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्था जैसे जगह पे जो है वो जस्टिस के ऊपर जो एग्रीमेंट है वो हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि जॉन रॉल्स का एग्रीमेंट का बेस्ट कंडीशन क्या है, तो हो जाएगा लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। इन्होंने जो उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्था को कहा कि ये लोक कल्याणकारी राज्य होगा, मतलब लोगों के कल्याण के लिए जो राज्य कार्य करेगा वो कैसा होगा? वो उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्था होगा। और ये इन्होंने इसे जस्टिस के एग्रीमेंट के लिए बेस्ट कंडीशन बताया। यहाँ पे जो लोक कल्याणकारी राज्य होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन पे किस प्रकार काम करेगा? यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का सिद्धांत लागू होगा, मतलब वरीयता का सिद्धांत के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होगा। राज्य के वरीयता के सिद्धांत में 3 बातें कही है। उन्होंने सबसे पहले कहा है लिबर्टी, मतलब राज्य में सबसे पहले लिबर्टी को लाइए, फिर इक्वलिटी को लेकर आइए, तीसरा जो है वो वेलफेयर का है। और सबसे बड़ी बात रॉल्स ने ये कहा कि जो ये पहला, दूसरा और तीसरा है वो इस क्रम में परिवर्तन जो है वो संभव नहीं है, मतलब इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि जो ये पहला लिबर्टी है, दूसरा इक्वलिटी है, तीसरा वेलफेयर है, इसमें हम पहला वेलफेयर को नहीं कर सकते या दूसरा लिबर्टी को नहीं कर सकते। ये जब भी आएगा वो क्रमबद्ध तरीके से इसी प्रकार आएगा, पहला लिबर्टी, फिर इक्वलिटी, फिर वेलफेयर। यहाँ पे जो है वो रॉल्स की जो थ्योरी है वो ख़त्म हो गई। ये जो पहाड़ जैसा थ्योरी था इनका वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो दूसरे टाइप के थिंकर हैं, हम कहते हैं कम्युनिटेरियन, मानी हिंदी में इसको कहते हैं समुदायवादी। ये जो समुदायवादी हैं इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि
रॉल्स की जो थ्योरी है उसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज जो किया वो समुदायवादियों ने किया। ये जो कम्युनिटेरियन है वो कहते हैं कि जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसके हित में व्यक्तिगत हित छुपा हुआ होता है। कम्युनिटेरियन का कहना है कि जो रॉल्स हैं वो व्यक्तिगत हित की बात करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कम्युनिटेरियन है जो वो कहता है कि अगर हम एक वृक्ष, मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, मान लीजिए एक वृक्ष है तो उसमें ये टहनी हो गई, बहुत फैला हुआ है वृक्ष। जो रॉल्स हैं वो कहते हैं कि हम एक एक टहनी को पानी देंगे अलग अलग इंडिविजुअल, और जो समुदायवादी हैं वो कहते हैं कि हम टहनी को पानी ना दे के हम सीधा जो है जड़ में पानी देंगे, जिससे कि पूरी टहनी में पहुंच जाएगी। मतलब कहते हैं कि किसी हम सोसाइटी या कम्युनिटी का हित की बात करेंगे तो वो व्यक्ति के हित का बात होगा। और एक और ये बात कहते हैं कि जो जस्टिस है वो जस्टिस का जो है वो सिंगल प्रिंसिपल नहीं हो सकता। मतलब कि जो जस्टिस है वो किसी एक सिद्धांत के ऊपर नहीं निर्भर हो सकता है। यहाँ पे कहते हैं कि जो जस्टिस है वो चेंज करता है, कब? टाइम, प्लेस, कंडीशन, मतलब काल और देश परिस्थिति के आधार पे ये बदलता रहता है। मान लीजिए कुछ जो है वो इंडिया में लीगल है, बट यही चीज़ हमारे जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे इलीगल है, या तो फिर कुछ वहाँ पे लीगल है और यहाँ पे इलीगल है। तो इस वजह से जो है वो मतलब देश और देश, मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो इस वजह से जो जस्टिस का सिद्धांत है वो सिंगल नहीं हो सकता है, वो समाज, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड पड़ता है। यहाँ पे हम इसके 3 थिंकर को देखेंगे। पहला है माइकल वॉल्जर और दूसरा है माइकल सैंडल और तीसरा जो है वो है मैकिन्टायर। ये जो हैं वो समुदायवादी विचारक हैं। पहला माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडल और तीसरा मैकिन्टायर। इसमें हम लोग जो पहला बात करेंगे वो माइकल वॉल्जर की बात करेंगे। इनका एक बुक है जो इन्होंने लिखा है 1983 में। इसका जो नाम है शेपर्स ऑफ जस्टिस। बुक का पूरा नाम लिखा जाएगा अ डिफरेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वलिटी। प्लुरलिज्म को हम लोग बहुलवादी कहते हैं और इक्वलिटी को समानता। शेपर्स ऑफ जस्टिस का जो अर्थ हिंदी में होता है कि न्याय को आकार देने वाले। यह जो बुक है शेपर्स ऑफ जस्टिस अ डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वलिटी, मतलब ये व्यक्तिवादी का विरोध में ये बहुलवादी की समानता की बात करता है। और दूसरा में जो आता है वो आता है माइकल सैंडल। इनका जो बुक है वो इन्होंने लिखा था 1982 में। इनका जो बुक का नाम है वो है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। और यहाँ पे जो तीसरा है मैकिन्टायर, इनका जो बुक है वो इन्होंने लिखा है 1981 में। यहाँ पे जो इन्होंने बुक लिखी है आफ्टर वर्च्यू और हुज जस्टिस विच रैशनैलिटी। इन्होंने इस बुक में जो है वो जॉन रॉल्स के जस्टिस की आलोचना की है। यहाँ पे हम वापस रॉल्स में आएंगे। इन्होंने जो कुछ बुक और लिखी थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये बुक इन्होंने लिखी थी 1993 में। और एक और बुक इन्होंने लिखी है द लॉज ऑफ पीपल्स, ये इन्होंने सेम ईयर में लिखी 1993 में। और इनकी एक और बुक है जो जस्टिस एज फेयरनेस, ये बुक इन्होंने लिखी है 2000 में। इसका पूरा नाम है रीस्टेटमेंट, जस्टिस एज अ फेयरनेस रीस्टेटमेंट। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे समुदायवादी को हम लोग देख लिए थे। इसके आगे हम लोग मॉडर्न थिंकर में बात करेंगे। फ्रेडरिक ऑगस्ट वन हेयक, इस नाम को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा पूरा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेडरिक हेयक जो थे वो बहुत ही सिंपल विचारक थे। ये जो थे वो बहुत ही सीधा सीधा बात करते थे। इधर उधर घुमाव फिरा के बात नहीं करते थे। ये डायरेक्ट और सीधा और स्पष्ट बातें करते थे। ये कहते हैं कि सोसाइटी में कंप्लीट जस्टिस या फिर कंप्लीट
इनजस्टिस संभव नहीं है, मतलब कि सोसाइटी में जो है ना तो कंप्लीट न्याय हो सकता है ना ही कंप्लीट अन्याय हो सकता है। ये कहते हैं कि सोसाइटी में जो है वो कभी संभव ही नहीं है कि वहाँ पे या तो पूर्णतः न्याय हो या पूर्णतः अन्याय हो। और दूसरा ये कहते हैं कि इनजस्टिस एंड मिसफॉर्चून अलग अलग होते हैं, मतलब कि अन्याय और दुर्भाग्य जो है वो दोनों अलग अलग होता है। इनका कहने का मतलब है कि इनसे जब पूछा गया कि ये दोनों जब अलग अलग है वो कैसे अलग अलग है, तो ये इन्होंने तर्क दिया कि जो अन्याय है वो इंटेंशनल है, मतलब जानबूझकर किया जाता है, और जो दुर्भाग्य है वो नेचुरली है, प्रकृति के द्वारा होता है। ये जो है वो सोशल जस्टिस के ऊपर कहते हैं कि सोशल जस्टिस है जो वो मिराज के जैसा है, मतलब मृग मृगिका के जैसा है। मतलब कि ये कहते हैं कि जो सामाजिक न्याय है वो दिखता है कि है लेकिन होता नहीं है। ये कहते हैं कि सोशल जस्टिस के जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। ये जो एक हैं वो कैपिटलिज्म का समर्थक हैं, ये पूंजीवादी के समर्थक थे। और एक और ये हैं, वो कहते हैं, इनका एक कोटेशन है, फ्री एक्सचेंज इज फेयर एक्सचेंज। इसका मतलब होता है मुद्रा का लेन देन, राज्य को किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि जब तक फ्री एक्सचेंज नहीं होगा तब तक फेयर एक्सचेंज नहीं होगा। ये जो है वो स्टेट को कंट्रोल करने की बात करते हैं। एक और बात ये कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट लीड्स टू स्लेवरी, मतलब कि ये कहते हैं कि जो कल्याणकारी राज होता है वो गुलामी की ओर अग्रसर करता है। यहाँ पे फेडरिक है खत्म हुआ, और इसके आगे हम लोग एक और थिंकर जो देखेंगे, रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक जो है ये न्यू लिबरलिज्म है, नव उदारवादी हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए पहले। यहाँ पे नव उदारवादी जो है वो क्या क्या सोचेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जो रॉबर्ट नॉजिक हैं वो कहते हैं जस्टिस के बारे में कि जस्टिस को ये दो भागों में बांटते हैं, पहला एलिजिबिलिटी और दूसरा क्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता और क्वालिफिकेशन योग्यता। ये कहते हैं दोनों को मिला के ये कहते हैं कि समाज में योगदान, मतलब आपका जो समाज में योगदान होगा वो आपके एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन को दर्शाएगा। यह एक और बात कहते हैं कि सहमति के बिना व्यक्ति के अधिकार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, मतलब जब तक उसकी सहमति नहीं होगी तब तक उसके अधिकारों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ये जस्टिस के रूल बताते हैं। कहते हैं कि जस्टिस इज ऑल अबाउट 3 रूल्स। 3 रूल्स बताते हैं ये जस्टिस के। कहते हैं पहला वेल्थ, दूसरा वेल्थ ट्रांसफर, और तीसरा इफ वेल्थ इज इलीगल। वेल्थ संपत्ति क्या होगा, लीगल होगा, मतलब कि वेल्थ जो है वो न्यायपूर्ण हो गया। संपत्ति का ट्रांसफर अगर सहमति है तो ये लीगल हो जाएगा। और तीसरा इफ वेल्थ इज इलीगल, मतलब संपत्ति अगर लीगल नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट, दंड। रॉबर्ट नॉजिक के जस्टिस के 3 आधार हैं, पहला वेल्थ, दूसरा वेल्थ ट्रांसफर, तीसरा इफ वेल्थ इज इलीगल। इसको पूरा अगर कंक्लूड करें हम तो यहाँ से जो कंक्लूजन आता है ये कहते हैं कि जस्टिस इज प्रोसीड्यूरल नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सोशल। यहाँ से प्रोसीड्यूरल जस्टिस को एस्टैब्लिश करने वाला कौन हुआ, रॉबर्ट नॉजिक। इंडिया के एक बहुत बड़े थिंकर थे अमर्त्य सेन, इनको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इनकी 2 फेमस बुक है, पहला डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 और दूसरा द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009। मैंने जस्टिस की बेस जो बताई वो क्या बताया, इक्वालिटी ऑफ कैपेसिटी, क्षमताओं का समानता। जस्टिस इज अबाउट
क्षमताओं का समानता। दूसरा इनका जो था वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को पॉलिसी के बजाय न्याय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो जस्टिस टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे हम लोग टॉपिक नंबर 4 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।